साल था 1977। नासा के इंजीनियर्स एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट बना रहे थे जो अरबों किलोमीटर दूर जाने वाली थी। उन्होंने हर चीज के बारे में सोचा था, पावर के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। लेकिन तभी एक इंसान ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरी टीम को रोक दिया। उस इंसान का नाम था कार्ल सेगन, और उन्होंने पूछा कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कभी इस स्पेसक्राफ्ट को खोज ले तो क्या हम उन्हें कुछ बताना नहीं चाहेंगे? क्या हम उन्हें बताना नहीं चाहेंगे कि हम कौन हैं? ये सवाल सुनकर नासा के कुछ ऑफिशियल्स हंसे थे। कुछ ने कहा कि ये सिर्फ एक रोमांटिक आइडिया है, कुछ ने कहा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन कार्ल सेगन ने हार नहीं मानी, और उनकी इस जिद की वजह से एक ऐसी चीज बनी जो शायद इंसानी इतिहास की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएशन है। उसका नाम है गोल्डन रिकॉर्ड। तो आज पार्ट 3 में हम 3 बड़ी बातें जानेंगे। पहली ये कि गोल्डन रिकॉर्ड बना कैसे, इसमें क्या है और इसे कोई एलियन पढ़ेगा कैसे। दूसरी ये कि वॉयेजर अभी कहाँ है और आगे कहाँ जाएगा। और तीसरी ये कि अरबों साल बाद इस स्पेसक्राफ्ट का क्या होगा। ये तीनों बातें मिलाकर वॉयेजर की पूरी कहानी कंप्लीट होती है। तो चलते हैं सबसे पहले गोल्डन रिकॉर्ड की कहानी पर। जब कार्ल सेगन को नासा ने ये परमिशन दी कि ठीक है, वॉयेजर के साथ कुछ मैसेज भेजो, तो उनके पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों का टाइम था। और ये टास्क इतना बड़ा था कि सोचकर ही दिमाग घूम जाए। उन्हें पूरी पृथ्वी को एक ऐसी भाषा में रिप्रेजेंट करना था जिसे कोई एलियन समझ सके। वो एलियन जो हम जानते नहीं कि एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, जो हम जानते नहीं कि किस तरह से देखता है, सुनता है या सोचता है। फिर भी कार्ल सेगन ने कहा कि हम ट्राई करेंगे। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई। उसमें थी उनकी वाइफ एन रूइन, साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक और कुछ और ब्रिलियंट लोग। और इन सब ने मिलकर वो रिकॉर्ड बनाया जिसे हम आज गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। ये रिकॉर्ड असल में एक कॉपर की डिस्क है जिस पर गोल्ड की कोटिंग है, इसीलिए इसे गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। इसका साइज रफली एक नॉर्मल वाइनल रिकॉर्ड जितना है। जैसे पुराने जमाने में म्यूजिक सुनने के लिए रिकॉर्ड्स होते थे, बिल्कुल उसी तरह। और इस डिस्क के साथ एक कार्ट्रिज भी है जिसमें एक स्टाइलिस यानी एक सुई है जो गोल्डन रिकॉर्ड को चलाने के लिए था। साथ में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल किसी भाषा में नहीं लिखा है, ये सिर्फ सिंबल्स और डायग्राम्स में है, क्योंकि टीम को ये नहीं पता था कि एलियन किस लैंग्वेज को समझेगा। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये रिकॉर्ड प्ले कैसे होगा। डिस्क के ऊपर एक डायग्राम बना है जो बेसिकली बताता है कि इसे कितनी स्पीड पर घुमाओ, सुई कहाँ रखो और सिग्नल कैसे डिकोड करो। ये सब इंफॉर्मेशन एक यूनिवर्सल साइंटिफिक लैंग्वेज में इनकोड है जिसे हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी से कैलिब्रेट किया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉमन एलिमेंट है। तो टीम ने सोचा कि अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन ने साइंस को समझा है तो वो हाइड्रोजन को जरूर जानती होगी, और हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी को रेफरेंस पॉइंट बनाकर वो ये समझ सकती है कि डिस्क को कैसे प्ले करना है। ये सुनकर जीनियस नहीं लगता क्या? इन लोगों ने कभी किसी एलियन से बात नहीं की थी, ये नहीं पता था कि एलियन होते भी हैं या नहीं, फिर भी एक ऐसा मैसेज बनाया जो पोटेंशियली यूनिवर्सल हो। तो अब सवाल आता है कि इस रिकॉर्ड में है क्या। पहली चीज है 116 इमेजेस यानी तस्वीरें। लेकिन ये इमेजेस नॉर्मल फोटोज नहीं है, ये एनालॉग सिग्नल्स के रूप में डिस्क पर एनकोड हैं। यानी तस्वीरों को सीधे फोटो की तरह स्टोर नहीं किया गया, उनकी ब्राइटनेस और डार्कनेस की जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर रिकॉर्ड किया गया है। इनमें था पृथ्वी का डायग्राम, डीएनए की स्ट्रक्चर, इंसान का शरीर कैसा दिखता है, ये एक प्रेग्नेंट वुमन की तस्वीर, एक बच्चे की बर्थ, ओशंस, जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, एक फैमिली खाना खा रही है, एक इंसान दौड़ रहा है, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। यानी बेसिकली टीम ने कोशिश की कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसकी एक झलक इस रिकॉर्ड में हो, ताकि अगर कोई एलियन कभी इसे देखे तो उसे समझ आए कि ये प्लैनेट किस तरह की है। दूसरी चीज है 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स। पृथ्वी पर बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं में हेलो जैसे मैसेजेस रिकॉर्ड किए गए। हिंदी भी है इनमें, संस्कृत भी है, चाइनीज है, फ्रेंच है, अरबिक है और बहुत सारी भाषाएं हैं। हर ग्रीटिंग बेसिकली यही कहती है कि हम यहाँ हैं, हम शांति चाहते हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तीसरी चीज है साउंड्स ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आवाजें। इसमें है बारिश की आवाज, समुद्र की लहरों की आवाज, हवा की आवाज, थंडर की आवाज, एक वेल की आवाज, पक्षियों का चहचहाना, एक कुत्ते का भौंकना, एक बच्चे की हंसी, एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही है, ट्रेन की आवाज, एक रॉकेट लॉन्च की आवाज और भी बहुत कुछ। और चौथी चीज है म्यूजिक।
और यहाँ कार्ल सेगन की टीम के सामने सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि दुनिया में इतनी अलग अलग तरह की म्यूजिक है तो कौन सी चूज करें। उन्होंने डिसाइड किया कि म्यूजिक डाइवर्स होनी चाहिए, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। रिकॉर्ड में है जोहान सेबेस्टियन बाख का ब्रैंडेनबर्ग कंसर्टो। ये क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक का एक मास्टरपीस है। रिकॉर्ड में है चक बेरी का जॉनी बी गुड। ये रॉक एंड रोल का एक आइकॉनिक गाना है। और मजेदार बात यह है कि जब ये चूज हुआ तो कार्ल सेगन के एक साथी ने जोक किया था कि भाई एलियंस को रॉक एंड रोल से शुरू मत कराओ, लेकिन कार्ल सेगन ने कहा कि नहीं, यही तो हमारी एनर्जी है, यही तो हम हैं। रिकॉर्ड में है इंडिया का एक रागा, रिकॉर्ड में है पेरू का एक वेडिंग सॉन्ग, रिकॉर्ड में है अजरबैजान की एक धुन, रिकॉर्ड में है ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स का एक गाना, यानी पूरी दुनिया एक डिस्क में। लेकिन रुको, एक सवाल, क्या हमने सिर्फ अच्छी चीजें दिखाई? वॉर्स नहीं दिखाए, पोल्यूशन नहीं दिखाया, इंसान की बुराइयां नहीं दिखाई? तो इसका आंसर है नहीं। और ये एक कॉन्शियस डिसीजन था। कार्ल सेगन ने कहा था कि ये हमारा इंट्रोडक्शन है यूनिवर्स को। जैसे जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो अपना सबसे अच्छा वर्जन दिखाते हो, तो उन्होंने वो तस्वीरें चुनी जो ये बताएं कि हम क्या बन सकते हैं, हम कितने क्यूरियस हैं, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। शायद ये थोड़ा नाइव था, शायद ये थोड़ा आइडियलिस्टिक था, लेकिन यही तो कार्ल सेगन थे, एक ऐसा इंसान जो जानता था कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, फिर भी उसने यूनिवर्स को हमारी बेस्ट साइड दिखाने का चूज किया। लेकिन इस पूरी गोल्डन रिकॉर्ड की कहानी में एक मोमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा इमोशनल है, और वो मोमेंट जुड़ा है एन रुयन से। एन रुयन कार्ल सेगन की वाइफ थी और वो गोल्डन रिकॉर्ड की टीम का हिस्सा थी। एक दिन वो और कार्ल सेगन एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ये सितंबर 1977 की बात है और अगले ही दिन एन को रिकॉर्ड करना था। टीम ने डिसाइड किया था कि वो एक इंसान के ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि ये भी एक डेटा पॉइंट बने, और एन ने डिसाइड किया कि वो ये करेंगी। तो जब एन अपना ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रही थी तब उनके मन में क्या चल रहा था? वो कार्ल सेगन के बारे में सोच रही थी, वो प्यार के बारे में सोच रही थी, वो पृथ्वी के बारे में सोच रही थी, वो इंसानियत के बारे में सोच रही थी। और वो फीलिंग्स, वो ब्रेन सिग्नल्स, वो इमोशंस आज वॉयेजर के साथ अरबों किलोमीटर दूर जा रहे हैं। एन ने बाद में कहा था कि शायद अगर कोई एलियन कभी उसे डिकोड कर पाए तो वो पहली बार महसूस करेगा कि इस प्लैनेट पर लव जैसी कोई चीज होती है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या वॉयेजर सच में कोई एलियन ढूंढ पाएगा? क्या गोल्डन रिकॉर्ड कभी किसी के हाथ लगेगी? तो ऑनेस्टली बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वॉयेजर अभी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में कोई स्टार सिस्टम हजारों साल बाद आएगा। वॉयेजर 1 लगभग 40,000 साल बाद एक स्टार के पास से गुजरेगा जिसका नाम है ग्लीज 445, और वॉयेजर 2 लगभग इतने ही साल बाद रॉस 248 नाम के एक स्टार के पास से गुजरेगा। लेकिन कार्ल सेगन ये सब जानते थे और फिर भी उन्होंने गोल्डन रिकॉर्ड बनाया। उनका कहना था कि हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि एलियंस मिलेंगे, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करना सही बात है। ये ह्यूमैनिटी की तरफ से यूनिवर्स को एक दरवाजा खुला छोड़ना है, और यही तो इंसानियत है। हम जानते हुए भी कि नतीजा नहीं पता फिर भी कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं वॉयेजर की करंट सिचुएशन की। अभी वॉयेजर 1 हमसे लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी है कि अगर आप नॉर्मल कार से चलते रहो बिना रुके तो इस दूरी को कवर करने में लगभग 25,000 साल लगेंगे। और वॉयेजर का जो सिग्नल है, जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, वो हम तक पहुंचने में लगभग 22 घंटे से ज्यादा लगते हैं। यानी अगर हम वॉयेजर को कोई कमांड भेजें और वॉयेजर उसे रिसीव करके रिप्लाई भेजे तो हमें उसका जवाब आने में लगभग 2 दिन लगेंगे। और वॉयेजर 2 भी लगभग 20 बिलियन किलोमीटर दूर है। दोनों अभी इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम की सीमा के पार। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर वॉयेजर फैन को जाननी चाहिए। वॉयेजर की पावर कब खत्म होगी? वॉयेजर जो पावर यूज करता है वो आती है एक RTG से, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से। इसमें प्लूटोनियम 238 है जो रेडियो एक्टिव डिके से हीट जनरेट करता है और उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लेकिन ये प्लूटोनियम हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, यानी पावर हर साल थोड़ी घटती जाती है। इंजीनियर्स ने बहुत स्मार्ट तरीके से काम किया है। जैसे जैसे पावर कम होती गई उन्होंने एक एक इंस्ट्रूमेंट बंद किया। पहले हीटिंग सिस्टम्स बंद किए, फिर कुछ सेंसर्स बंद किए ताकि जो बचा है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक चल सके। लेकिन एक दिन वो भी नहीं बचेगा।
साइंटिस्ट का अनुमान है कि 2029 से 2030 के बीच वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीटली शट डाउन हो जाएंगे, यानी वो हमसे बात करना बंद कर देगा, वो हमें अपनी लोकेशन नहीं बताएगा, वो साइलेंट हो जाएगा। लेकिन रुकेगा नहीं। ये बात बहुत इमोशनल है। एक स्पेसक्राफ्ट जो हमने बनाया, जिसे हमने प्रोग्राम किया, जिसने हमें इतनी डिस्कवरीज दी, एक दिन हम उससे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चलता रहेगा, चुपचाप, अकेले, डार्क और कोल्ड अंतरिक्ष में, उस गोल्डन रिकॉर्ड को लेकर। और जब वॉयेजर साइलेंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ कहानी और भी माइंड ब्लोइंग हो जाती है। स्पेस में कोई एयर नहीं है तो उसे रस्ट नहीं लगेगी, कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वो स्लो नहीं होगा। कॉस्मिक रेडिएशन थोड़ा डैमेज जरूर करेगी, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि वॉयेजर का स्ट्रक्चर अरबों साल तक किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करेगा। जरा सोचो, हमारा सन भी एक दिन मर जाएगा, लगभग 5 बिलियन साल बाद। उस वक्त पृथ्वी भी शायद एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन वॉयेजर शायद तब भी एग्जिस्ट करे। वो तब भी किसी स्टार सिस्टम के पास से गुजर रहा होगा, चुपचाप, उस गोल्डन रिकॉर्ड को लेकर। अब एक लास्ट और सबसे डीप बात। जब वॉयेजर 1977 में लॉन्च हुआ था, उस वक्त दुनिया में इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे। आज जो टेक्नोलॉजी हम डेली यूज करते हैं, उसका नामो निशान नहीं था। उस जमाने के इंजीनियर्स ने एक ऐसी मशीन बनाई जो आज भी 47 साल बाद हमसे बात कर रही है, अरबों किलोमीटर्स की दूरी से, एक विस्पर की तरह, एक बहुत ही कमजोर सिग्नल, और हम उस सिग्नल को सुन पा रहे हैं। नासा की डीप स्पेस नेटवर्क, जो कि दुनिया के 3 अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े डिश एंटेनाज हैं, कैलिफोर्निया में, स्पेन में और ऑस्ट्रेलिया में, ये कंटिन्यूअसली वॉयेजर को ट्रैक कर रही हैं, हर सिग्नल को कैप्चर कर रही हैं और उन सिग्नल्स को डिकोड करके हमें डेटा दे रही हैं। ये सोचकर गूज़बम्स आते हैं कि एक मशीन जो हमसे इतनी दूर है, जहां कोई रोशनी नहीं है, जहां टेम्परेचर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो है, जहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो फिर भी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। वॉयेजर की कहानी का सबक बहुत सिंपल है। कार्ल सेगन ने कहा था कि वॉयेजर के साथ जो गोल्डन रिकॉर्ड जा रही है, वो एक मैसेज इन अ बॉटल की तरह है। जैसे कोई समुद्र में एक बॉटल फेंकता है, उसमें एक चिट्ठी डालकर, ये जाने बिना कि वो बॉटल कहाँ पहुंचेगी, शायद किसी किनारे पर, शायद किसी के हाथ में, शायद कहीं नहीं, लेकिन उस इंसान ने फिर भी वो बॉटल फेंकी, क्योंकि उम्मीद थी। वॉयेजर के इंजीनियर्स को भी ये नहीं पता था कि ये स्पेसक्राफ्ट कितने साल तक चलेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि जुपिटर और सैटर्न के बाद क्या मिलेगा। उन्हें ये नहीं पता था कि कार्ल सेगन का गोल्डन रिकॉर्ड कभी किसी के काम आएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी किया, बेस्ट पॉसिबल काम किया। और यही तो लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। हम कोशिश करते हैं, नतीजा नहीं पता होता, फिर भी करते हैं, क्योंकि कोशिश करना ही असल में जीना है। दोस्तों, ये थी वॉयेजर की पूरी कहानी। पार्ट 1 में हमने जाना कि ये मिशन शुरू कैसे हुआ, कैसे एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट ने ये सब पॉसिबल बनाया। पार्ट 2 में हमने देखा वो डिस्कवरीज जो वॉयेजर ने दी, सैटर्न के रिंग्स, नेपट्यून के विंड्स, और आज पार्ट 3 में हमने जाना उस गोल्डन रिकॉर्ड की कहानी, जिसमें बंद है एक बच्चे की हंसी, एंड्रूइन का प्यार और इंसानियत की सबसे बड़ी उम्मीद। एक छोटी सी स्पेसक्राफ्ट जो अभी भी चल रही है, अकेले, डार्क अंतरिक्ष में, हमसे अरबों किलोमीटर दूर, लेकिन किसी तरह अभी भी हमसे जुड़ी हुई, उस गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए जो कभी एक्सपायर नहीं होगा, उस मैसेज के जरिए जो कहता है कि हम यहाँ थे, हम रियल थे और हमने कोशिश की। स्टे क्यूरियस, स्टे ह्यूमन। जय हिंद।